कृषि छात्रों को हुनरमंद बनाने के लिए चलाया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम। एयर लेयरिंग कम समय में ज्यादा पौधे प्राप्त करने का है बेहतर तकनीक और उन्नत प्रभेद से करें टमाटर की खेती। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। अब खबर विस्तार से। बदलते जलवायु परिस्थितियों और घटते जलस्तर के कारण खेती में जल संकट एक गंभीर समस्या बन गई है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी के लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिससे सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया जा सके। इससे ड्रिप सिंचाई यानी टपक सिंचाई प्रणाली एवं स्प्रिंकलर सिंचाई जैसे आधुनिक पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से इन कृषि यंत्रों पर 55 से 75% तक का अनुदान भी दिया जा रहा है और साथ ही किसान भाइयों को आसान ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। कोई भी किताबी ज्ञान तब तक पूरा नहीं होता है जब तक उससे जुड़ी व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जाए। ऐसा ही एक नजारा देखने को मिला कृषि विज्ञान केंद्र हाजीपुर में, जहां सीवी रमन विश्वविद्यालय के विद्यार्थी दल को कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषि की बारीकियों को व्यवहारिक रूप से बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र हाजीपुर वैशाली में इन दिनों सीवी रमन विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को कृषि का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में कृषि विशेषज्ञों द्वारा कृषि से जुड़े तमाम आयामों की व्यवहारिक जानकारी भी दी जा रही है। इसमें बीज और दवाएं एवं जैविक खेती से लेकर कृषि उत्पाद तैयार होने तक और उन उत्पादों के विभिन्न तरह के व्यावसायिक उपयोग और वेस्ट मटेरियल के व्यावसायिक उपयोग की भी जानकारी शामिल की गई है। कृषि के विभिन्न सिद्धांतों को किताबों के माध्यम से ग्रहण करने के बाद अब उसे व्यवहारिक रूप से जमीन पर उतरते देख कृषि छात्र भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इनकी माने तो सैद्धांतिक पढ़ाई के दौरान सामने आने वाले सभी प्रश्नों के जवाब व्यवहारिक काम करने के दौरान मिल जा रहा है। सजावटी पौधों की बढ़ती मांग के साथ उनकी संख्या बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक और पारंपरिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। गुटी प्रबंधन यानी एयर लेयरिंग एक ऐसी ही प्रभावी तकनीक है जिससे बिना बीज के एक पौधों से दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग विशेष रूप से उन पौधों पर किया जाता है जो कठिनाई से जड़ पकड़ते हैं। गुटी प्रबंधन एक ऐसी तकनीक है जिसमें पौधों की एक शाखा को मिट्टी या मोस से ढककर उसकी जड़ों का विकास करवाया जाता है। जब शाखा में पर्याप्त जड़ें आ जाती हैं तो इसे मूल पौधे से अलग कर एक नया पौधा बनाया जाता है। इस विधि में स्वस्थ और परिपक्व पौधे को चुना जाता है। पौधे की शाखा लगभग पेंसिल जितनी मोटी होनी चाहिए। चयनित शाखा पर 2 से 3 इंच का छिलका हटाया जाता है। छिली हुई जगह पर रूटीन हार्मोन लगाया जाता है जिससे जड़ बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। फिर इसे प्लास्टिक या पॉलिथीन से अच्छे से लपेट दिया जाता है ताकि नमी बनी रहे। 4 से 8 सप्ताह में जब पर्याप्त जड़ें विकसित हो जाती है तो शाखा को मूल पौधों से काट लिया जाता है। बिहार में सब्जियों की खेती का एक विशेष स्थान है और टमाटर इसकी प्रमुख फसलों में एक है। राज्य की उर्वरा मिट्टी और जलवायु परिस्थितियां टमाटर की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। बढ़ती मांग और बाजार की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्नत प्रभेद से टमाटर की खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद साबित होगी। पूसा रूबी, अर्का विकास, अर्का सम्राट और स्वर्णलित टमाटर के उन्नत प्रभेद है जिसकी खेती कर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। कृषि जगत में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और किसानों के श्रम को कम करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की कृषि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं यंत्रों में से एक प्रमुख यंत्र है स्ट्रॉ बेलर। यह एक ऐसा कृषि उपकरण है जो कटाई के बाद खेतों में बचे भूसे, पुआल या अन्य जैविक अवशिष्ट को समेटकर बंडलों के रूप में परिवर्तित करता है। स्ट्रॉ बेलर सरकार की ओर से इस पर अनुदान भी दिया जा रहा है।
आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी पटना की सब्जी मंडी में और जानते हैं आलू और प्याज के ताजा भाव। नया लाल आलू 1100 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल और साथ ही साथ प्याज 1800 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखें मौसम का पूर्वानुमान। धूप खिली रहेगी और आसमान शुष्क रहेगा। अब तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी भी देखी जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना बताई गई है। वहीं 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। आम के उत्पादकों को पेड़ के चारों ओर सिंचाई करने की भी सलाह दी जाती है। वर्तमान में आम की अधिकांश पेड़ फूल अवस्था पर होते हैं और फल मक्खियों के हमले के कारण फूल गिरना रोकने के लिए मालाथियान 50 EC 2 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना किसान भाई बिल्कुल ना भूलें। अभी आप देख रहे थे कृषि जगत की तमाम हलचलों को, खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद, मौसम का हाल और साथ ही सफलता की कहानी। नमस्कार किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं पूनम आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आगे है बहुत कुछ खास, लेकिन मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। इस जो गुम्मा वाली जो मंजर है उसको हम लोग को तोड़ लेना है या काट लीजिए। काट करके उसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए या कहीं दूर जा कर के उसको जला दीजिए और उस पर क्या करें, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल लगा दें। इससे क्या होगा, जहाँ पर हमने काटा है डंटी को, वो डंटी पर जो है सो कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं होगा और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, आम के फसल में अनियमित फलन से फसल की गुणवत्ता, स्वाद और साथ ही साथ पोषक तत्वों में कमी हो जाती है, तो इसका निदान क्या है? तो आइए जानते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार से कि अनियमित फलन को कैसे रोका जाए और कौन से उपाय किए जाएं ताकि फसलों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आइए देखते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं शांति भूषण और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। अब फसल की जब हम चर्चा करते हैं तो अब बिहार में कम से कम एक महत्वपूर्ण फसल है आम, और भला आम बिहार का जो शान है। हमारे यहाँ से आम
हमारे देश के राष्ट्रपति को भेजा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि संदेश के रूप में तो आम की हमारे यहाँ क्या खासियत है और कितनी उसकी वैल्यू है। बेहतर उत्पादन हमारे यहाँ आम महोत्सव होता है, हमारे राज्य में राज्य स्तरीय आम महोत्सव होता है और बड़े बड़े किसान उसमें जुटते हैं। आम की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेहतर आम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आम की हम चर्चा करते हैं तो आम खास करके अब जो हमारा समय है, ये फरवरी और मार्च का महीना जो होता है वो मंजर निकलने और निकल रहे होने का होता है, दोनों होता है। जो अगात किस्में हैं उसमें अब मंजर निकलना शुरू हो गया, लेकिन जो पछात किस्में हैं जैसे मल्लिका है, आम्रपाली है और भी इस तरह की जो किस्में हैं उसके मंजर बाद में आते हैं। या मालदह जो हमारे यहाँ का जो नामी आम है उसका भी मंजर थोड़ा भी लेट है। तो आम की चर्चा जब होती है तो उसके दुष्प्रभाव को भी जानना जरूरी है कि कौन कौन सा दुष्प्रभाव, उस पर कौन कौन सा बीमारी जो है वो प्रभावित करता है हमारे फसल को। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजीव कुमार, जो उद्यान महाविद्यालय नूरसराय नालंदा के सहायक प्राध्यापक हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। संजीव जी, आम की जब चर्चा हम करते हैं, आम में खास करके, और चूँकि आप वैसे जगह से आते हैं नालंदा, नूरसराय अपने आप में आम के लिए बेहतर जगह माना जाता है और आपके यहाँ आम के पौधे भी मिलते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की। तो आम में कौन कौन सी बीमारियां अभी हमको जो प्रभावित कर सकती हैं, जो बाद में जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ता है हमारे किसानों को? हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी बागवानी फसलें हैं, बागवानी फसलों में आम का हमारा एरिया 80% आता है और उसमें से सबसे ज़्यादा हम बिहार से प्रोडक्शन करते हैं। तो आम में अभी मंजर, अगेती में मंजर निकलना शुरू हो गया है और मंजर मार्च तक हमारा निकलता रहेगा। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि एक भयंकर बीमारी है, इसकी बहुत नुकसान करता है, जो मंजर को पोलिनेशन होने नहीं देता है और उसमें फल ही नहीं बनता है, फल झड़ करके गिर जाते हैं। उसमें एक बीमारी जो है उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पाउडर के जैसा है, ये मिल्ड्यू बोलते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू में क्या है कि आप देखेंगे कि सर्वप्रथम पत्तियों पर सफ़ेद पाउडर रंग का जो है उस पर परत जैसे दिखाई पड़ता है, चूर्ण दिखाई पड़ता है। ये चूर्ण जो है सब पत्तियों पर शुरुआत में दिखाई पड़ती है, ऊपर की सतहों पर। फिर जब इसमें से मंजर निकलता है तो ये मंजर पर भी ये सफ़ेद सफ़ेद पाउडर टाइप से दिखता है। जब फूल खिलने का समय होता है तो उस समय आप देखेंगे कि मंजर जो है सो पॉलिनेशन से पहले ही पूरा सूख करके गिरने लगता है। सूख करके आप देखेंगे ज़मीन पर जो है सो मंजर का फूल पूरा गिरा हुआ है। मंजर तक ही नहीं सही, ये जो है फल पर भी लगता है। अगर कुछ फल आ भी जाते हैं, अगर इनका नियंत्रण हमने नहीं किया है तो ये फल पर भी आप छोटे छोटे फलों पर देखेंगे सफ़ेद सफ़ेद पाउडर टाइप से दिखाई पड़ता है। और कुछ दिनों को जब मटर के दाने के बराबर होता है तो वो क्या होता है कि वो झड़ करके गिर जाता है, पूरा जो है ये नुकसान करता है। इसके प्रबंधन के लिए सर्वप्रथम हमको करना क्या है कि एक कवकनाशी आती है, उसको हम लोग सल्फ़र के नाम से जानते हैं, वेटेबल सल्फ़र होता है। उस सल्फ़र की 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके, और एक अगर 10 से 15 वर्ष का पौधा है तो कम से कम 10 लीटर पानी, 10 से 12 लीटर पानी उसमें लगेगा। उस हिसाब से उसको मिला करके उसका पूर्ण रूपेण छिड़काव कर दें। पत्ती पर भी पड़ना चाहिए, मंजर निकला हुआ है तो मंजर पर भी होना चाहिए, पूरे पौधे पर करें तो इससे क्या होगा कि आपका जो है काफ़ी रुकेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका अगर हम देखते हैं कि अगर आगे इसका विस्तार नहीं हो रहा है तो इसको दवा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कम से कम जो है सो 15 दिनों के अंतराल पर हम लोग दोबारा इसको डालने के लिए कहते हैं, जिससे ये जो है सो आसानी से हम लोग इसको रोकथाम कर लेते हैं और फसल हमारी अच्छी होती है और फल भी इसमें काफ़ी अच्छा टिकता है। इसके बाद सर, हम अब मंजर की जब बात कर रहे हैं तो मंजर आने के बाद एक समस्या और याद कीजिए सर, आता है कि हमारे यहाँ किसान शुरुआती दौर में बड़े खुश होते हैं, गुच्छेदार मंजर आ जाते हैं। किसानों को लगता है कि बड़ा भयानक मंजर आया है, लेकिन बाद में वो पूरा का पूरा बेकार होता है। तो वो उसका क्या रीज़न है, कैसे उसको अगर अभी से हम चाहें तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, बहुत ही तार्किक प्रश्न है। और ये किसान भाइयों और जो नर्सरी में जो पौधे उगाते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी जानकारी होगी। ये 2 तरह का होता है।
इसको हम लोग वानस्पतिक गुम्मा और मंजरी गुम्मा कहते हैं। वानस्पतिक गुम्मा जो है सो नर्सरी में आता है जब पौधे छोटे होते हैं, और ये मंजर वाला गुम्मा जो है जब हमारा फसल आम जो है मंजर देने लगता है उस समय होता है। इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे जो स्वस्थ मंजर निकलता है वो खिला हुआ होता है, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर तक वो लंबा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मंजर तो निकलता है, लेकिन देखेंगे कि एकदम बिल्कुल से कॉम्पैक्ट घना सा हो जाता है और वो हरा हरा रहता है, उसमें फूल नहीं खिलते हैं। आप उसको खोल करके देखेंगे तो बहुत टाइट से वो पकड़ा हुआ रहता है, वजन भी ज़्यादा होता है और छोटी छोटी पत्तियां भी उनमें आती है। ये काफ़ी नुकसान करता है, ये फसल को मतलब ख़त्म कर देता है। एक समझिए कि अगर अभी आ गया, अगले साल तक अगर उसका नियंत्रण नहीं होगा तो अगले बार आपका खेत आपके आम में बहुत ज़्यादा ये आएगा, ये इससे काफ़ी नुकसान होता है। इसको रोकथाम करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इस जो गुम्मा वाली जो मंजर है उसको हम लोग को तोड़ लेना है या काट लीजिए। काट करके उसको मिट्टी के नीचे दबा दीजिए या कहीं दूर जा कर के उसको जला दीजिए, और उस पर क्या करें, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल लगा दें। इससे क्या होगा, जहाँ पर हमने काटा है डंटी को, वो डंटी पर जो है सो कोई दूसरा इन्फेक्शन नहीं होगा और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। दूसरा क्या है कि जो कटे हुए भाग हैं इसको हम लोग को स्वस्थ रखना है। इसके रोकथाम के लिए हमको शुरुआत में अक्टूबर में आपको काम करना है कि अक्टूबर के महीने में आप देख लें कि अगर वानस्पतिक गुम्मा कहीं दिख रहा है, बड़े पौधे में भी वानस्पतिक गुम्मा दिखाई पड़ता है, उसमें देखेंगे छोटी छोटी पत्तियों का गुच्छा बन जाता है और वहाँ फूल जाता है, तो उस गुम्मा को तोड़ लेंगे और उसको हम जैसे बताए थे कि इसको मिट्टी के नीचे दबा देना है या जला देना है। उसके बाद इस पर क्या करना है, एक नेफ्थलिक एसिटिक एसिड आता है जिसको NAA बोलते हैं, इसकी 200 ppm दवा जो है इस पर छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है ये गुम्मा निकलने की समस्या काफ़ी कम हो जाएगी। अगर 2-3 साल तक इस ढंग से अगर हम नियंत्रण करेंगे तो आप देखेंगे कि गुम्मा निकलना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। इसके बाद एक और हम मंजर में ही चर्चा करते हैं कि सर मंजर जब निकलता है तो फ्लावरिंग से पहले, जब फूल खिलने लगे मंजर का, उसके पहले पूरा मंजर काला हो जाता है सर, काला हो जाता है। काला भी हो जाता है, हरापन लिए काला होता है, चूँकि हरा तो पहले से होता है डंठल उसका, तो काला हो जाता है। वो काफ़ी प्रभावित करता है। चूँकि हम भी एक किसान की हैसियत से ही आपसे बता रहे हैं, पूछ रहे हैं सर कि वो काला हो जाता है और वो हमें काफ़ी प्रभावित करता है, तो वो कौन सा रोग है और कैसे उसका नियंत्रण करेंगे? अभी हमने चर्चा किया है इस रोग के बारे में, जो पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में जो बोल रहे थे, उसी में जो वो फंगस होता है पाउडरी मिल्ड्यू का, वो पाउडर जो उस पर जमा होता है उसका पहले स्लेटी रंग का होता है, उसके बाद धीरे धीरे जिसमें उसमें स्पोर बनना जब शुरू होता है तब वो क्या होता है, कालापन लिए हुए होता है। कालापन लिए होता है तो इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि जब मंजर निकलता है उस समय हम जो सल्फ़र का स्प्रे करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि शुरुआत में ही, मंजर निकलने के शुरुआत में ही अगर हम इसका स्प्रे कर दें तो इस रोग को हम आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन जब मंजर में पॉलिनेशन का समय आ जाए उस समय ध्यान रखना है कि जो कोई भी दवा का छिड़काव नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो पॉलिनेशन की प्रक्रिया है वो खराब होगी और उसमें फल कम लगेंगे। जब मंजर खिलने लगे तब मक्खियाँ उस पर बैठती है और परागन क्रिया करती है। नर फूल और मादा फूल का परागन होता है। उस समय कोई भी दवा का छिड़काव आप न करें, अन्यथा आपका परागन नहीं होगा और आपके फूल से फल नहीं आएंगे, वो समस्या आती है। तो सही सर जो है बिल्कुल सटीक जानकारी हमें आम के बारे में दिए, और अभी जो शुरुआती दौर है इसके लिए अगर आप इस जानकारी को अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आप वह क्वालिटी, उस गुणवत्ता की फसल उपजा सकते हैं जो हमारे महामहिम को भेजी जाती है हमारे राज्य से। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं और कृषि दर्शन टीम की ओर से आपको हम धन्यवाद देते हैं। और किसान भाइयों, हम फिर एक नए विषय, नए विशेषज्ञ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। आम के फसल में अनियमित फलन और निदान के बाद अब बारी भारत सरकार की योजनाओं की। जी हाँ, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की योजनाओं में से एक योजना पर आइए हम देखते हैं कि क्या योजनाएं हैं भारत सरकार की इस फीचर के माध्यम से। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज।
मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 में उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 1,40,000 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 2013-14 में शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2022-23 में 79,928 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 14,000 से अधिक पालक और 22 लाख से अधिक कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं। आज भारत प्राकृतिक शहद का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आय और रोजगार के अवसर बढ़ाए।
दर्शकों, अभी हमने जाना आम के फलन में अनियमित फलन और निदान को, और साथ ही सरकार की योजनाओं से जुड़ी एक योजना पर हमारी फिल्म। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नई और खास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।